स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंसान का इतिहास बहुत पुराना है और अगर मैं कहूं कि इतिहास का भी अपना एक इतिहास है, जी हाँ, दैट इज हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री में हम जाते हैं तो एक ऐसा समय होता है जहाँ के हमारे पास लिखित में जो एविडेंसेस है वो हमारे पास अभी नहीं है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं दावे के साथ कि उस समय लिखावट की शुरुआत नहीं हुई थी, पर एटलीस्ट हमें वो डिस्कवर नहीं हुए हैं। जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो अब तक मिले नहीं है, स्क्रिप्ट मिली नहीं है। उसके अलावा आप उसके बाद के समय में जाते हो जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है, तो हम सब उसको कहते हैं एक ऐसा समय जहाँ की स्क्रिप्ट तो हमारे पास मौजूद है पर उसको डिसाइफर करने की काबिलियत हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ के समकक्ष वाला जो समय है, समकालीन समय जो है, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी आप प्रोटो हिस्टोरिक सोसाइटीज कल्चर्स के अंदर में ही गिनते हो। पर प्री हिस्ट्री में हम जाते हैं तो हमारे पास बड़ी ही दिक्कतें आ जाती हैं, किस तरीके से हम, किस बेसिस पे हम कल्चर को डिस्टिंग्विश करेंगे, समय को तय करेंगे कि कौन सा समय किस पीरियड में आता है। अगर आप जियोलॉजिस्ट को देखते हो, आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हो, तो उनका काम ही यही है ना। हिस्टोरियंस, इवन हिस्टोरियंस टू एन एक्सटेंट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट, तो पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जियोलॉजिस्ट ने एक अच्छी खासी पूरी साइकिल बनाकर रखी है जिसको आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल के रूप में जानते हो। 4.6 बिलियन ईयर को बेस माना जाता है वहां पे। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, मैमल्स, एम्फीबियंस, प्राइमेट्स, सारे के सारे उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कब आ रहे हैं, कितने, किस समय में आ रहे हैं, वो सब वहां पे रिकॉर्डेड है। ट्राइसिक, जुरासिक पीरियड जो आपको देखने को मिलता है, क्रिटेशियस है। इवन द मास एक्सटिंक्शंस की अब बात करते हो, जो अगर आप हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से समझो या फिर दूसरे रिलीजियस पैराडाइम के हिसाब से अब जज करो, तो जिसको प्रलय कह सकते हो या फिर जजमेंट डे वाला समय कह सकते हो, है ना, कैटास्ट्रोफ कह सकते हो, वैसे इवेंट्स, मास एक्सटिंक्शन के इवेंट आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। सब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर में दर्ज हैं। पर उसके बावजूद आपको कुछ एक मटेरियल एविडेंस मिलना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ट्रेसिंग कर पाओ पास्ट की, कि पूर्व में क्या हुआ है ना, प्राचीन जो समय है वहां पे क्या कुछ हुआ है। और ये जानने के लिए, ये समझने के लिए बहुत जरूरी होता है हमारे पास आर्टिफैक्ट्स का होना। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको मिल रही है जो नेचुरली नहीं तैयार है, या फिर इवन अगर वो नेचुरली एग्जिस्टिंग चीज है तो उसके ऊपर ह्यूमन एजेंसी या ह्यूमन की वर्कमैनशिप और क्राफ्टमैनशिप कैन बी एंश्योर्ड, कि इंसान ने उसके ऊपर काम किया है। प्राकृतिक चीज थी, एक पत्थर था, एक पेबल था, नदी के किनारे पड़ा था, इंसान ने उसको उठाया, उसके ऊपर कारीगरी की और उसको एक स्टोन टूल में बदल दिया, यानी कि स्टोन से एक स्टोन टूल में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या हो गया? इसको आप एक आर्टिफैक्ट कहोगे, और वो आर्टिफैक्ट इंसान के उस प्रेजेंट समय में उस लोकेशन पे होने का साक्ष्य है, एविडेंस है। और वो हमें बता रहा है कि इंसान उस समय किस तरीके की चीजों को कर रहा है, क्या कॉग्निटिव एबिलिटी रही होगी। क्योंकि अगर आप फायर की डिस्कवरी कर चुके हो, अगर आप स्टोन टूल्स को बना रहे हो या फिर और भी कॉम्प्लेक्स चीजों को कर रहे हो, तो जाहिर से मतलब है कि बायोलॉजिकल स्ट्रेटा में, बायोलॉजिकल पीरियड में आप काफी आगे निकल चुके हो। क्योंकि अगर आप सवाना हाइपोथेसिस के हिसाब से देखते हो तो एक समय था जब हमारे एंसेस्टर जो थे, एंसेस्ट्रल जो स्टॉक था हमारा, वो आर्बोरियल इन नेचर था, पेड़ों के ऊपर, टहनियों के ऊपर आप देख रहे हो, है ना। इसीलिए प्रीहेंसाइल टेल्स की भी मौजूदगी आपको उस समय देखने को मिलती है। आपके जो पाल्मर रीजन है, जो हाथ के आपके रीजन है, वो भी उस तरीके से बने। ग्रेजुअली जब आपको देखने को मिलता है फॉरेस्ट कवर डिक्रीज होता है, डिप्लीट होता है बहुत तेजी के साथ, आपको फोर्स होना पड़ता है, आपको, हमको, यानी कि मतलब जो एंसेस्ट्रल स्टॉक था उसको जब फोर्स होना पड़ता है जमीन पे कदम रखने को। एक कहावत है ना, आजकल पाँव मेरे जमीन पे टिकते नहीं, पर एक समय था जब एंसेस्ट्रल स्टॉक को फोर्स होना पड़ा, है ना। ग्रासलैंड का पूरा वहां पे एक्सपेंशन होता है, फॉरेस्ट कवर चला जाता है, तो भैया पेड़ ही नहीं रहे तो आप उछलोगे, कूदोगे किस पे? नीचे सिर्फ ग्रासेस बची है, तो इंसान जमीन पे आता है, चलने की कोशिश करता है। आर्डिपिथेकस रेमिडस करके, आर्डिपिथेकस जीनस रेमिडस एक स्पीशीज आर्डिपिथेकस का जो फॉसिल मिलता है, वो हमें पहला इंडिकेशन देता है कि इरेक्ट पोस्चर की वॉकिंग हो रही है। इवन ऑस्ट्रेलोपिथेकस में भी रिसेंट रिसर्च दिखा रही है कि वॉकिंग कैपेबिलिटीज थी, पैरों पे चलने की काबिलियत थी, जो कि एंसेस्ट्रल स्टॉक में नहीं थी, पेड़ों के ऊपर थे, है ना। क्वाड्रापेड्स हुआ करते थे मोस्टली, 4 पांवों पे, है ना। और हम, आप देख रहे हो कि 2 पैरों पे चलते हैं। तो आर्डिपिथेकस रेमिडस कह लो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कह लो, ग्रेजुअली जब आप पहुंचते हो होमो इरेक्टस का जो टाइम फ्रेम है, जो कि अब रिसेंट रिसर्च जो पिछले कुछ सालों में आई है, वो खींचती है इस टाइम फ्रेम को 2 मिलियन ईयर्स के आसपास, यानी कि 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस आता है। तो हमारी तरह चलने की काबिलियत वहां पे, मिलती जुलती काबिलियत वहां पे आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं कब, कैसे, आप क्या कर रहे हो, उसके लिए जो साक्ष्य होते हैं। जब लिखावट नहीं मौजूद थी, जब पेंटिंग्स नहीं मौजूद थी, जब पॉटरी नहीं मौजूद थी, तो क्या था? तब थे स्टोन टूल्स, है ना। एक गाना है शायद, मेरे ख्याल से रॉकस्टार पिक्चर में, कुन फाया कुन, जब कहीं पे भी कुछ नहीं था
तो आप उसको यहाँ रिलेट कर सकते हो, जब कहीं पे भी कुछ नहीं था तो स्टोन टूल्स थे, आर्टिफैक्ट्स थे, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट को काफी ज्यादा स्ट्रांग करते हैं, उसकी बुनियाद जो है उसको काफी ज्यादा एक तरीके से स्ट्रेंथन करते हैं, और उसके बेसिस पे हम पास्ट का इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि क्या कल्चरल क्रोनोलॉजी रही होगी। और जब आप इस टूल्स की बात कर रहे हो तो अलग अलग समय में, अगर आपको अर्थ की हिस्ट्री पता है, बेसिकली अगर आप हिस्ट्री भी थोड़ी सी जानते हो, आपकी समझ है, तो भी आपको पता है कि पूरा का पूरा जो समय है उसको बांटा गया है एजेस के अंदर में, है ना। स्टोन एज आप जानते हो, ब्रॉन्ज एज जानते हो, उसके बाद आयरन एज आप जानते हो। पीएफ सुहम का एक क्लासिफिकेशन था, उसके बाद इसी चीज को यूज किया थॉमसन साहब ने, है ना, ये क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। आप चाहो तो कहीं लिख लो अगर आपको फैक्ट्स में इंटरेस्ट है तो। बाद में और दो सज्जन आते हैं, एक का नाम है लबॉक साहब और एक का नाम है लुइस लाटेट साहब। लबॉक साहब कहते हैं भैया दो क्लासिफिकेशन और दूंगा मैं, एक स्टोन एज जिसको आप कह रहे हो उसको मैं पेलोलिथिक कहूंगा, और दूसरी स्टोन एज को ही उन्होंने दो भाग में बांट दिया, एक पेलोलिथिक ओल्ड स्टोन एज और एक नियोलिथिक जो कि क्या है, न्यू स्टोन एज। अब एक और सज्जन आते हैं लुइस लाटेट लबॉक के बाद, वो कहते हैं कि चलो मैं जो आपने पेलोलिथिक है उसको भी तीन भागों में बांटता हूं, लोअर पेलोलिथिक, मिडल पेलोलिथिक, अपर पेलोलिथिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिल रही है, डिविजन्स हो रहे हैं, क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, और हर एक टाइम पीरियड, हर एक एज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन टूल्स के साथ कैरेक्टराइज। शुरुआत के जो टूल्स है जब इंसान ने बनाने शुरू किए होंगे तो कुछ अलग तरीके के होंगे, है ना, उतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं रहा होगा, पत्थर को उठाया, थोड़ा बहुत तोड़ा मरोड़ा, कोई डिजाइनिंग की और उसको यूज करना शुरू कर दिया, है ना। जैसे जैसे आप समय में आगे जाते हो, लोअर पेलोलिथिक का समय अगर हम देखते हैं तो लोअर पेलोलिथिक को आप कह रहे हो कि इट स्टार्टेड अराउंड, जो प्रेजेंट रिसेंट रिसर्चर्स वो इंडिकेट कर रही हैं कि 3.3 मिलियन ईयर्स पहले, 33 लाख साल पहले वो पीरियड स्टार्ट होता है और लगभग 3 लाख साल ईयर्स तक, 3 लाख ईयर्स अगो तक चलता है, यानी कि लगभग 30 लाख साल का लंबा खासा समय था। तो वहां पे प्रिमिटिव टूल यूज हो रहे थे। बाद में मिडिल पेलोलिथिक आता है जो कि लगभग 3 लाख साल पहले शुरू होता है, फिर अपर पेलोलिथिक आ जाता है जो कि लगभग 50,000 के आसपास, 50,000 साल पहले स्टार्ट होता है, और इन सब में नई नई चीजें आती गई। पर आप इन टूल्स को ले रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, इसके हिसाब से मानव का या इंसान की प्री हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो यह जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि असल में इंसान ने ये टूल बनाए कैसे। टूल तो समझ गए आपने कहा कि लोअर पेलोलिथिक का जो समय था वहां पे मुझे कुछ 4-5 तरीके के टूल्स देखने को मिले जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिए, है ना, जिस जगह से मिले उसके आधार पर उनको नाम दे दिया। पहले को कह दिया कि ये देखो भाई अबेविलियन टूल्स हैं, है ना, इस जगह पे मिले हैं, जगह के नाम के हिसाब से। एक टूल था उसको उन्होंने ओल्डवियाई गौर करके रीजन है तंजानिया में, वहां पे कुछ टूल्स मिले, उसका नाम दे दिया ओल्डवान टूल, इसको बोला जाएगा। कोई आपको देखने को मिल रहा है कि चिलियन टूल बोल रहा है, कोई प्री चिलियन टूल बोल रहा है, बाद में सेंट अशूल करके एक साइट है, वहां पे कुछ बढ़िया कोर्स मिले, उसको रख दिया गया, नाम दे दिया गया अशूलियन टूल्स, है ना। बाद में कुछ फ्लेक ट्रेडिशन भी आए लोअर पेलोलिथिक के एंड में और मेसोपेलोलिथिक की शुरुआत में। उन फ्लेक ट्रेडिशन को भी एक मिला इंग्लैंड में, एसेक्स की जो लंदन से कुछ 80 किलोमीटर की दूरी पे क्लेक्टोन ऑन सी नाम की जगह है, तो उसको नाम दे दिया क्लेक्टोनियन टूल। एक मिला उनको लेवलॉइस पैरेट के एक जगह आपको देखने को मिलती है फ्रांस में, वहां पे टूल मिला तो उसको लेवलोशियन टूल बोल दिया। तो इस सारे टूल्स को नेमिंग दे दी गई, बता दिया गया, पर जानना जरूरी था। क्या तो पता चल गया कि क्या है और कब का है, पर यह कैसे बना होगा यह जानना भी बहुत जरूरी था। और इसी के लिए आर्कियोलॉजिस्ट कई सारे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को करते हैं। इसमें कुछ बहुत बड़े नाम फ्रैंकोइस बोर्डेस से लेकर के आपको देखने को मिलता है, लुइस लीके का नाम आपको देखने को मिलता है, एमसी बर्किट का नाम देखने को मिलता है। तो हम इसी चीज को जानेंगे कि प्री हिस्टोरिक मैन जो हमारा था उसने बिना किसी इतनी हाई क्रेनियल कैपेसिटी के, सिंपल संसाधनों के, सिंपल रिसोर्सेस के बावजूद इतने एडवांस टूल को बनाया, जो कि आज आप देख रहे हो हमारे टूल्स की बात करो, वेपन्स की बात करो, इतनी एडवांस मिसाइल्स, प्रोजेक्टाइल मिसाइल्स बन चुकी हैं। तो शुरुआत उसकी क्या है, ये प्रोटोटाइप स्टोन टूल्स ही हैं। तो इनको हम समझेंगे, जानेंगे कैसे इंसान ने बनाया, क्या काबिलियत थी। पर उसको जानने से पहले, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना कि जो सारे मटेरियल होते हैं, आप जो कुछ भी यहाँ पे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, फ्री में आपको एक्सेस मिले, क्योंकि एजुकेशनल को सिर्फ अफोर्डेबल नहीं, फ्रीली एक्सेस भी होना चाहिए हर एक के पास। तो ये सारी पीडीएफ, ये सारी जानकारी टाइम टू टाइम अपडेट्स के साथ आपके पास पहुंचती है। हमारा टेलीग्राम का ये जो ग्रुप है, क्या नाम है इसका, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड सर्च करोगे आप, आपको वहां पे मिल जाएगा। और हमारे यहाँ पे क्विजेस को भी रखा जाता है, रीसेंट अपडेट्स होती हैं, रिसर्चेस को, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को भी हम यहाँ पे रखते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहो, ठीक है, क्विज करके अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाओ। साथ ही साथ इंस्टाग्राम का हमारा ये हैंडल है, इंस्टाग्राम पे आप जाके अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो उत्कर्ष सिंह _हेयर पे आप हमसे बात कर सकते हो। और स्टडी आईक्यू में अगर आपको सही में किसी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हो, यूपीएससी आईएएस बनना चाहते हो, किसी भी प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है, P2I के हमारे बैचेस में, किसी भी ऑप्शनल में, या फिर किसी भी एनसीईआरटी कोर्स और अदरवाइज,
तो एक यूनिवर्सल कोर्स है, एक कोड है, एक कोड को याद करके आप बाकी सब चीजों को भूल सकते हो। इस कोड का नाम है यूएस लाइव। एक कोड आपको जीवन भर के लिए याद रखना है। और पेमेंट का जो ऑप्शन है, जब आप बाय नाउ करने जाते हो तो वहां पे इस चीज को, जब आप इस कोड को लगाते हो तो तुरंत जो भी उस टाइम पीरियड में, अलग अलग समय पे अलग अलग डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, पर यूएस लाइव लगाते ही उस टाइम पीरियड का सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। तो यूएस लाइव को अपने स्क्रीन में, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। हम इसको वैसे भी यूएस लाइव नहीं कहते हैं, वी कॉल इट अस लाइव, क्योंकि ये बनता है हमारे और आपके इंटरेक्शन से, है ना। सो इट इज मेड बाय अस एंड दैट्स व्हाई इट इज अस लाइव, नॉट यूएस लाइव। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है जान लेना, वो हमारे ऑप्शनल के जो बैचेस हैं, बैच 4 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, वो ऑप्शनल जिसने 2022 के नतीजों में ऑल इंडिया रैंक 3, 5, 7, 8 दिया, सेम चीज उसने 2017 में की थी। यानी हर साल ये ऐसी रैंक्स को देता रहता है। टॉपर्स का नाम हमेशा एंथ्रोपोलॉजी के नाम के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए हम इसको फैक्ट्री ऑफ टॉपर्स भी कहते हैं। तो हमारे बैचेस जो हैं वो 31 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं। अभी ओरिएंटेशन सेशन चल रहे हैं और आपके पास अभी भी मौका है कि बैच क्लोज जो हमारा होने वाला है, दैट इज फ्रॉम 6 अगस्त। 6 अगस्त को ये बैच खत्म हुए, मतलब इसमें एडमिशंस आपके क्लोज हुए, इससे पहले आप इंश्योर कीजिए कि आप एडमिशन ले लें। और खास बात है कि आप यूएस लाइव का जो कोड है इसको यूज कर करके मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। सो हरी, आई विल बी वेटिंग टू सी यू ऑल इन द बैच। अब बात करते हैं टूल्स के बारे में, ठीक है। तो जो स्टोन टूल है, इनको फैमिलीज में बांट दिया गया है। सबसे पहले तो आप क्लासिफिकेशन इनका देख लो और समझ लो। पहले जो टूल्स का ग्रुप है उनको आप कहते हो कोर टूल्स, है ना। बहुत ही क्रूड टूल्स होते हैं। एक सिंपल से पत्थर को आप लेकर के चलते हो, वो कोर टूल को आपको वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पहले हम आपको बता देते हैं कि असल में होता क्या है कोर और फ्लेक। कोई भी आपने एक कॉर्टेक्स को लिया, एक ये पत्थर था, है ना, ये बेसिकली क्या है, एक आपका कॉर्टेक्स है या ओरिजिनल स्टोन कह लीजिए, जो आपने उठाया नेचुरली, सड़क पे जा रहे थे कहीं से उठा लिया, ठीक है। अब आपके पास दूसरा एक और स्टोन है, थोड़ा छोटा पत्थर है मान लीजिए, है ना, जिसको आपने हाथ में पकड़ा, ये, और डायरेक्टली उस दोनों चीज को हाथ में पकड़े हुए हो आप, इसके ऊपर मारना शुरू करते हो। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे आप मार रहे हो, ठीक है। या फिर इस बड़े वाले पत्थर को, अगर ये ज्यादा बड़ा है, तो किसी प्लेटफॉर्म पे या जमीन पर रख करके दूसरे पत्थर से उसके ऊपर मारना आप शुरू कर रहे हो, हिट कर रहे हो। क्यों? उसको तोड़ने के लिए, जो नेचुरली एक पत्थर था। तो यहां पे से एक पोर्शन निकल गया, ठीक है, ये पूरा ऐसा रहा होगा, और यहां पे से एक ऐसा पोर्शन, ये देखिए, आपका निकल जाता है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल चीज जो थी आपको देखने को मिल रहा है, जो मेन पत्थर था, ये आपका क्या था, कोर। और जो इसमें से टूट के निकला उसको आप क्या कह रहे हो, जो डिटैच जो हुआ यहां से, उसको आप क्या कह रहे हो, उसको आप कहते हो दैट इज फ्लेक। अब जब ये टूट रहा है तो यहां पे एक चीज आती है जिसको कहा जाता है बल्ब ऑफ परकशन, है ना, बल्ब ऑफ परकशन, बीओपी आप कह सकते हो इसको। बल्ब ऑफ परकशन क्या है? आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, ये सरफेस थी, ये पत्थर था, है ना, थोड़ा और रेगुलर बनाते हैं, ये पत्थर था, यहां पे से ये चीज, ये टुकड़ा निकल गया। तो जहां पे डिप्रेशन आ गया, यहां पे देख रहे हो ना, एक गड्ढा आ गया, कॉनकेव सा बन चुका है, यहां पे कॉनकेव एंगल यहां पे आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। देयर इज अ डिप्रेशन। सो जहां पे ये डिप्रेशन आया, जहां पे से फ्लेक डिटैच हुआ है कोर में से, कोर पे क्या बनेगा, वहां पे एक नेगेटिव बल्ब ऑफ परकशन बनेगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जो फ्लेक डिटैच हुआ है वो कॉन्वेक्स एक बल्ज दिखा रहा होगा, जिसको आप क्या कहोगे, पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन आप उसको बोलोगे। बल्ब ऑफ परकशन बेसिकली क्या है, इट इज द एक स्कार की तरह आप कह सकते हो, एक धब्बे के, एक छाप के तौर पे आप कह सकते हो, जो वहां पे प्रोड्यूस होता है जब आप किसी चीज को, एक सतह के ऊपर मान रहे हो, वहां पे टूट रहा है। किसी भी चीज को आप ब्रेक करते हो तो वहां पे देखते हो कि दो सर्फेसेस प्रोड्यूस होती है ना। तो एक होती है वो डिप्रेस्ड होती है, एक होती है वो बल्जिंग होती है। जो डिप्रेस्ड है उसको आप नेगेटिव बल्ब ऑफ परकशन कहते हो, जो बल्जिंग है उसको आप पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन कहते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, कोर क्या है, फ्लेक क्या है, तो आप वापस से चल सकते हो। अब कोर जो है, कई जगहों पे क्या होता है कि कोर को ही एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है, और कई जगहों पे क्या है, जो फ्लेक निकाला गया तोड़ करके, उसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम।
सो इन द अर्लीस्ट टाइम पीरियड व्हाट अर्ली ह्यूमंस डिड, लोअर पैलियोलिथिक समय में आप देख रहे हो मोस्टली कोर टूल का प्रीडोमिनेंस आपको देखने को मिल रहा है। किस टाइम पीरियड में? लोअर पैलियोलिथिक का समय जो है ना, इन द लोअर पैलियोलिथिक दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 3.3 टू 0.3 मिलियन ईयर्स अगो, इस टाइम पीरियड में आपको कोर टूल्स देखने को मिले। इसके अंदर में क्या आता है? चॉपर, चॉपिंग टूल्स, क्लेवर्स और हैंडेक्स आ जाते हैं। हैंडेक्स मतलब हस्त कुल्हाड़ी जिसको कहा जाता है। तो चॉपर, चॉपिंग टूल्स भी लगभग एक ही होते हैं, बस उसमें अंतर ये होता है, ये एक चॉपर हो गया, चॉपिंग के लिए नाम ही से पता चल रहा है, चॉपिंग के लिए वो यूज होते थे, है ना। तो अगर इसमें एक सरफेस के ऊपर यहां से फ्लेक को निकाला, एक सरफेस के ऊपर वर्क अपॉन किया गया है ना, इधर ही सब सिर्फ मारा गया है पत्थर, तो ये क्या है? यूनिफेशियल है। दोनों तरफ अगर इसके ऊपर हिट किया गया है तो ये क्या है? बाइफेशियल है। तो जो यूनिफेशियल होता है उसको क्या कहते हो आप? यूनिफेशियल को चॉपर कहते हो, यूनिफेशियल को सॉरी चॉपर कहते हो, और जो बाइफेशियल होता है उसको आप क्या कहते हो? चॉपिंग टूल कहते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस मूवियस साहब एक प्रोमिनेंट स्कॉलर है, उन्होंने दिया हुआ था, पर वो हमारा इंटरेस्ट का भी विषय नहीं है कि किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया। ठीक है, तो ये कोर टूल्स होते हैं। ओके, प्रिमिटिव टूल्स होते हैं। काफी कैसे होते थे ये, अगर आप देखते हो तो अगर आउटलाइन के बेसिस पे आप इसको देखने जाओ तो ये काफी ज्यादा इरेगुलर आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। साथ ही साथ बहुत ही मैसिव है और रफ है। ठीक है, रिफाइनमेंट उतनी नहीं है इसमें, है ना। और यहां पे काफी ज्यादा एक ही टूल बहुत सारे कामों के लिए यूज हो रहा है। हैंडेक्स है, उसी से आप किसी एनिमल को मार भी सकते हो, जमीन को भी वहां पे चाहो तो डिग कर सकते हो, पेड़ की कोई सैप है उसके ऊपर भी आप चाहो तो चोट कर सकते हो, पेड़ के ब्रांचेस के ऊपर, है ना। तो मल्टीपल पर्पस के लिए वहां पे यूज हो रहे थे, मल्टीपर्पज टूल्स होते थे ये। दूसरे टूल्स अगर आप देखते हो तो दे आर कॉल्ड एज फ्लेक टूल्स। अब फ्लेक टूल क्या है? फ्लेक जो वहां पे निकला था उसको भी कई लोग टूल्स की तरह यूज करते हैं। हमने तो वहां पे छोटा सा फ्लेक निकाला था, पर वो आप बेस्ड अपॉन योर नीड किस तरीके से आप हिट करते हो उस बेसिस पे आप मल्टीपल टूल्स को डिटैच करके निकाल सकते हो। अब वो टूल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, बोरर्स होता है, पॉइंट्स होता है, स्क्रेपर्स होता है। स्क्रेपर्स की अगर आप बात करो अपने आप में बहुत विस्तृत है ना। स्क्रेपर किस तरफ से उसकी वर्किंग सरफेस है उसके बेस पे बांटा गया है, साइड स्क्रेपर, एंड स्क्रेपर और राउंड स्क्रेपर। उसके भी कई सारे मल्टीपल टाइप्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। और दूसरे आते हैं, जब आप जाते हो मोस्टली आप कहते हो लोअर पैलियोलिथिक के समय में कोर टूल प्रीडोमिनेंट थे, पर ऐसा नहीं था कि फ्लेक नहीं थे, फ्लेक आ चुके थे टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, क्लेक्टोनियन टूल्स आ चुके थे, है ना, जो कि फ्लेक टूल थे। ये आप देखते हो मोस्टली आपको मिडल पैलियोलिथिक में आपको देखने को मिल जा रहे हैं। और ब्लेड टूल्स आपके आते हैं अपर पैलियोलिथिक टाइम में। मिडल पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है? 0.3 से लेकर के आप इसको मानते हो कि अराउंड एंड अराउंड ये 40,000 या 50,000 ईयर्स तक ये पूरा समय चला, या फिर कुछ लोग इसको 30,000 तक भी रखते हैं। आप चाहो तो सेफली इसको 30,000 ईयर्स तक भी रख सकते हो। ठीक है, और अपर पैलियोलिथिक का जो समय है ना, जो सबसे लेटर पार्ट है, वो आपको कब देखने को मिल रहा है? दैट इज स्टार्टिंग अराउंड 50,000 ईयर। डेट्स अलग अलग हैं, कहीं पे 40,000 होता है, कहीं पे 62,000 है, कहीं पे और कम होता है, पर एवरेज हम इसको बोलते हैं कि लगभग 50,000 साल पहले वो वहां पर स्टार्ट हुआ है आपका टाइम पीरियड। ब्लेड टूल्स के अंदर में ब्लेड्स आ जाते हैं, ब्यूरेंस एक्सेट्रा आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फैमिली और इसका डिवीजन। अब ये चीज देखिए, आपको बताया हुआ था हमने, ये जो नेगेटिव यहां पे स्कार क्रिएट हुआ है इसको नेगेटिव बल्ब ऑफ प्रकर्शन बोलते हो, और जो बल्जिंग एंड जहां से हुआ है उसको आप क्या कह रहे हो? पॉजिटिव। तो ये एक कोर था, यहां पे आप अच्छे से समझ रहे हो, अच्छा वो मैंने डायग्राम ऐड किया हुआ है। दिस वाज द कोर एंड दिस वाज द फ्लेक दैट वाज रिमूव्ड। ठीक है, अब अगर इनको बनाने की टेक्निक के ऊपर जाते हो तो समय के हिसाब से काफी चेंजेस आए हैं। 4 तरीके के स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है परकशन टेक्निक। परकशन आपको पता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टक्कर बोलते हैं, है ना। जब आप किसी चीज को हिट करते हो, एक म्यूजिक जो बैंड कई बार आप देखते हो उनको क्या कहा जाता है? परकशनिस्ट कहा जाता है ना, वो कस के ड्रम्स को पीटते हैं इस तरीके से। तो परकशन बेसिकली टक्कर के लिए टर्म यूज होता है। तो बेसिकली जहां पे आप परकशन टेक्निक की बात करो तो वहां पे टक्कर यानी कि ठोकर मारी जा रही है, एक दूसरे को वहां पे लड़ाया जा रहा है, दो चीजों को हिट किया जा रहा है एक दूसरे से, जो कि अभी आपको बताया था हमने। दूसरी टेक्निक आपको देखने को मिलती है ब्लेड टेक्निक, और तीसरी टेक्निक आपको ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, और चौथी शैटरिंग। ये वाली टेक्निक आपको मोस्टली देखने को मिलती है
कब तक चल रही है? ये चली है आपकी लोअर प्लस मिडल पेलियोलिथिक के टाइम फ्रेम में। ब्लेड टेक्निक आपकी अपर पेलियोलिथिक के टाइम में आती है, यूज हो रही है, और ये आपका नियोलिथिक के टाइम पीरियड में स्टार्ट हो रही है। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली परकशन के ऊपर, वरना बाकी सब पे बात करेंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। सो दीज आर नियोलिथिक पोस्ट नियोलिथिक, ये बाद की टेक्निक्स आपको किसी और लेक्चर में बताएंगे। डायरेक्ट परकशन की जब हम बात करें, यहां पे परकशन लिखा हुआ था ना, तो परकशन अपने आप में, दिस परकशन टेक्निक, ये अपने आप में दो भागों में बटी हुई है। पहला डायरेक्ट एंड दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का क्या मतलब है? व्हेन यू आर डायरेक्टली हिटिंग वन स्टोन विद द अदर स्टोन। एक पत्थर ये था, इसके ऊपर दूसरे पत्थर से आपने यहां पे हिट कर दिया, तो दिस इज डायरेक्ट, है ना। यहां पे कोई भी बीच में मीडिएटिंग चीज नहीं है। एक पत्थर उठाया, दूसरे पत्थर से आपने हिट कर दिया, डायरेक्ट हिटिंग। पर अगर आप इसके बीच में यहां पे एक मीडिएटिंग ऑब्जेक्ट लेते आते हो, है ना, जो कि क्या हो सकती है? कोई बोन हो सकता है, जो कि क्या हो सकता है? कोई एंटलर हो सकता है। एंटलर मतलब क्या होता है? हॉर्न्स, एनिमल्स के जो हॉर्न होते हैं, सींग्स होते हैं, उसको। या हो सकता है कोई वुड होता है, वुड का पीस आप ले आए और उसकी मदद से आप हिट कर रहे हो, तो बीच में एक मीडिएटिंग चीज आ गई। फायदा क्या होगा? अब आप डायरेक्शन या फिर फोर्स किस पॉइंट पे लगेगी उसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो। पहले तो पूरे सरफेस पे हो जा रही थी, स्प्रेड हो रही थी, है ना, इरेगुलरली, बिना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब आप उसको डायरेक्ट कर पा रहे हो कि फोर्स आपको कहां एक्सर्ट करना है। तो ये वाली टेक्निक जो हुई, इसको आप इनडायरेक्ट परकशन कहते हो, बिकॉज बीच में एक मीडिएटिंग चीज यहां पे आप यूज कर रहे हो, तो जो कि कुछ भी हो सकता है। तो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से, डायरेक्ट के कई सारे सब टाइप्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। इनडायरेक्ट तो आपको पता ही है, बीच में या तो बोन लगाओगे तो या तो कोई और चीज लगाओगे, ठीक है, उससे आप फोर्स को डायरेक्ट कर पा रहे हो। डायरेक्ट की बात करो तो यहां पे कई तरीके के होते हैं, पर पहले पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट परकशन टेक्निक होती क्या है। फ्लेकिंग बाय स्ट्राइकिंग डायरेक्टली, है ना, विद अ हैमर। अब जिस चीज से, हैमर का मतलब ये नहीं कि आप असली में हथौड़ा लेकर के आ रहे हो, है ना। हैमर मतलब जिस भी चीज से आप हिट कर रहे हो, अगर स्टोन से हिट कर रहे हो तो दैट इज स्टोन हैमर। अगर आप किसी इलोंगेटेड चीज से हिट कर रहे हो, लाइक बोन, हॉर्न, तो आप कहोगे सिलेंड्रिकल हैमर। तो जिस भी चीज से आप हिट कर रहे हो उसको हैमर बोलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हिटिंग हो रही है बाय हैमर, तो इट इज डायरेक्ट परकशन। तो यहाँ पे फ्लेक वहां पे सीधे निकलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ये डिवाइडेड है इतनी सारी टेक्निक्स में। सबसे बेसिक जो होती है वो स्टोन हैमर टेक्निक है, ठीक है। ये डायरेक्ट परकशन का एक तरीके से कह लो, ये तो रिप्रेजेंटेटिव है। जो बात डायरेक्ट परकशन में बताई वो इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई होती है, कि यहाँ पे आप क्या करते हो, एक स्टोन लेते हो, उसको एज अ हैमर यूज करते हो और दूसरे पत्थर के ऊपर मारते हो और वहां से पीसेस को एक्सट्रैक्ट करते हो, फ्लेक्स को निकालते हो। तो ये होता है स्टोन हैमर। यू आर हैविंग स्टोन एज अ हैमर। दूसरी क्या चीज है, आपको दूसरा देखने को मिलता है एनविल टेक्निक और ब्लॉक ऑन ब्लॉक। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। एनविल क्या होता है? यूजुअली आपने बागबान की मूवी देखी होगी, वहां पे आप देखोगे सलमान खान का छोटा बच्चे वाला रूप है, अमिताभ बच्चन कहीं किसी अनाथालय से निकल के आ रहे हैं और वो बच्चा वहां पे जूते पॉलिश कर रहा है और वो कहता है कि पैर रखिए। तो जो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर पॉलिश करने के लिए पैर रखा जाता है, या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म जो होता है, उसको आप एनविल कहते हो, है ना। तो एनविल इज बेसिकली द स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो क्या होता है, या तो आपने वो प्लेटफॉर्म ले लिया एनविल, या तो दूसरा बड़ा सा पत्थर ले लिया, एक ब्लॉक ऑफ पत्थर ले लिया और उसके ऊपर डायरेक्टली दूसरे पत्थर को एक हाथ से या दोनों हाथ से आप उसके ऊपर हिट कर रहे हो, तो ये हो गया ब्लॉक एंड ब्लॉक टेक्निक, है ना। तो बहुत ही क्रूड, बहुत ही इरेगुलर और बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड टूल, जो बहुत ही कम स्पेशलाइज्ड टूल होते थे वो इससे प्रोड्यूस होते थे। यहाँ पे आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, एक लंप लिया, उसका जो एज है, आगे वाला हिस्सा है, उसको दूसरे पे मारा तो थोड़ा सा उसमें से छोटा सा पीस निकल के बाहर आ जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है इस पे हिट किया तो ये पोर्शन यहाँ से डिटैच हो जाएगा, है ना। बड़े स्टोन पे मारा उसने पकड़ करके, तो सेम चीज यहाँ पे लिखी इन दिस टेक्निक अ लंप ऑफ, एक लंप जो कि वो हाथ में उसने पकड़ा हुआ है डायग्राम में, ये लंप है ना। अ लंप ऑफ स्टोन टू बी फ्लेक्ड इज हेल्ड इन वन और बोथ द हैंड, एक या दोनों हाथ में पकड़ा, एंड स्ट्राइक डायरेक्टली अगेंस्ट अ प्रोजेक्टेड एज, एक जो प्रोजेक्टेड एज यहाँ पे है ना, ये प्रोजेक्टेड एज है इसका, ठीक है। चाहे वो एनविल हो चाहे दूसरा एक ब्लॉक हो किसी स्टोन का, उसके ऊपर डायरेक्ट मारा और फिर क्या हुआ, उससे डिटैचमेंट ऑफ अ लार्ज मैसिव फ्लेक, बड़ा सा फ्लेक निकलता है। यहाँ पे छोटे फ्लेक नहीं निकलेंगे क्योंकि फोर्स को डायरेक्ट नहीं कर रहे हो आप, बस कस के मार रहे हो, तो बड़ा सा एक पत्थर अब्रप्टली वहां से फ्लेक जो है वहां से निकल जाएगा। तो सच अ लार्ज प्राइमरी फ्लेक कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ टूल्स
लाइक हैंड एक्सेस और क्लेवर्स, है ना, जो प्रिमिटिव टूल्स थे वो वहां पे बनेंगे, जो कि कोर टूल जिनको हम कहते हो। तो ये होता है आपका एनुअल ब्लॉक एंड ब्लॉक मेथड। दूसरा है आपका सिलेंड्रिकल हैमर टेक्निक। अब यहां पे क्या होगा, स्टोन हैमर में स्टोन को एज अ हैमर यूज कर रहे थे, पर यहां पे आप किसी सिलेंड्रिकल चीज को लोगे और उसको यूज करोगे हिट करने के लिए, है ना। क्या हो रहा है यहां पे आपने दिखा, ये आपका सिलेंड्रिकल चीज है। दिस कैन बी, ये एक बोन भी हो सकता है, ये एक ऑन्टलर भी हो सकता है, और ये वुड भी हो सकता है ना। इसको आपने लिया और आपने पत्थर के ऊपर बीट करना शुरू कर दिया, हिट करना शुरू कर दिया, तो ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल हैमर। यहां पे हैमर स्टोन नहीं है तो इट इज नॉट स्टोन हैमर, रादर इट इज सिलेंड्रिकल हैमर, बिकॉज यू आर हैविंग अ सिलेंड्रिकल थिंग टू हिट इट। ठीक है, अब इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहां पे बोन, एंटलर और वुड है तो ये इनडायरेक्ट परकशन है। इनडायरेक्ट परकशन नहीं है, क्यों? क्योंकि हैमर और जो हिटिंग वाला प्लेटफॉर्म है, जिस चीज के ऊपर आप हिट कर रहे हो, उसके बीच में कुछ और नहीं है ना, डायरेक्टली और हिटिंग विद दी बोन। जबकि वहां पे क्या हो रहा था, आप एक पत्थर जैसे नेलिंग करते हो, नेल लेते हो, ये दीवार है, ये आपके पास जो भी आपके पास जो हैमर है और ये नेल है, उसको आप मार रहे हो, तो बीच में इंटरमीडिएट कौन है? नेल है, जो कि यहाँ पे केस नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आप मार रहे हो, हिट कर रहे हो बोन से, एंटलर या वुड से सीधे पत्थर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा है, द एडवांस टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप इन दी अर्ली पैलियोलिथिक, वहीं लोअर पैलियोलिथिक में हमने बताया आपको, डायरेक्ट पूरा का पूरा लोअर पैलियोलिथिक में ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हैमर या सिलेंडर का यूज यहाँ पे हो रहा होता था। तो सेम चीज जो हमने आपको बता दी वहीं शब्दों के माध्यम से लिखी है, पीपीटी आपकी ग्रुप में पढ़ी, आप चाहो तो जाकर के उसको देख लेना। एक बात की टेक्निक आती है जिसको आप कहते हो बाइपोलर टेक्निक। बाइपोलर क्यों? क्योंकि यहाँ दो पोल्स हैं, दो सर्फेसेस आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये आपने सरफेस, ये आपने देखी, चलिए देखते हैं इसमें लिखा क्या है। ठीक है, द टेक्निक ऑफ फ्लेकिंग इज लेस कॉमन, बहुत कम कॉमन होती है, पर ये बहुत इकोनॉमिकल है। क्यों इकोनॉमिकल, अभी बताएंगे। बट इट इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकल इन द सेंस दैट विद अ सिंगल ब्लो, एक ही वार से, एक ही हमले से आप दो फ्लेक्स यहां पर प्रोड्यूस कर पा रहे हो। कैसे? आपने एक यहां पे स्टोन टूल लिया, ये आपका कोर था, ठीक है, और ये आपका हैमर था, और ये आपका प्लेटफॉर्म है। तो जब आप कोर के ऊपर हैमर से मारोगे तो फोर्स लगेगी, तो एक पीस तो यहां से निकला, ठीक है, एक पीस इस जगह से मान लीजिए निकल गया डायरेक्ट वार की वजह से, ऑलराइट, और दूसरा आपको देखने को मिल रहा है वो इस पर्टिकुलर प्लेस से निकलेगा, यहां से निकलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि फोर्स रिबाउंड होगी, फोर्स नीचे ग्राउंड में पास नहीं हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग रिजिड सरफेस है तो फोर्स रिबाउंड करेगी, रीजंप करेगा वो, है ना, तो लड़ करके एक फ्लेक यहां से निकलेगा। तो एक वार से दो घायल, यानी कि दो फ्लेक आपको निकल गए। फॉर दिस कोर इज प्लेस्ड अपॉन अनदर हार्ड रॉक एंड स्ट्राइक विद द हैमर द अपर फ्री एंड ऑफ द कोर। ठीक है, और वो रिबाउंड की वजह से आपको दूसरा फ्लेक भी यहां पे निकलते हुए देखने को मिल जाएगा। सो दीज वर द बेसिक डायरेक्ट परकशन टेक्निक। अगले लेक्चर में आपको हम समझाएंगे कि किस तरीके से, इनडायरेक्ट तो वैसे भी आपने देख लिया, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे ब्लेड टेक्निक्स को यूज किया जा रहा था अपर पैलियोलिथिक टाइम में, जो ऑरिगनेशियन कल्चर हैं, जो कैटिलोपोरेनियन कल्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ग्रेविटियन, पेरिगॉर्डियन, सॉलिटेरेनियन, मैग्डालेनियन, इन सब में कैसे ब्यूटीफुल ब्लेड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। लॉरेल और आप देख रहे हो किस तरीके से लॉरेल पॉइंट्स को, विलो पॉइंट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, और बाद में कैसे ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग टेक्निक का यूज करके वी आर एबल टू प्रोड्यूस व्हाट दी न्यूलिथिक इंप्लीमेंट्स। ठीक है, so I hope you like this archaeological industries lecture of how the tools are being made, the preparatory techniques. In the next lecture, something else, of course the newer techniques and more masala. See you in the next lecture, and do not forget, अगर आप interested हो तो जरूर, एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट आता है आपको, तो do not forget कि 24 जुलाई को हमारे जो बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच 4, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, and the one and only code that is always available with the maximum discount यूएस लाइव को लेकर के। इस लेक्चर की पीडीएफ या कोई भी लेक्चर की पीडीएफ एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड पे आपको मिल जाएगी, और उसको आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फाइनली साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।